नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक कंप्यूटर स्किल यानी पेपर कोड SC2 CSC आपका जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। इसके एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को, ये एमसीक्यूज मीडिया के लिए कंप्यूटर दक्षता यानी SC2 HND स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि मीडिया लेखन में ज़्यादातर डेस्कटॉप पब्लिशिंग का ही काम होता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि का प्रयोग होता है। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ये दूसरा भाग है, इसका एक भाग पहले आ चुका है और एक भाग अभी और आने वाला है। तो इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, MS वर्ड फाइल को किस नाम से जाना जाता है? सीट, ग्राफ, बोथ ए एंड बी या डॉक्यूमेंट? तो देखो, MS वर्ड फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस? तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद है, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल एरियल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फॉन्ट स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन है। ठीक है। इसके बाद, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N, Ctrl+D, Ctrl+I या Ctrl+G? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे Ctrl+N दबाएंगे, नया फाइल बन जाएगा। इसके बाद है, किसी टेस्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेस्ट कहाँ चला जाता है? नोटपैड में, वर्ड पैड में, क्लिपबोर्ड में या MS पेंट में? तो जब भी कोई टेस्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और क्लिपबोर्ड से उसे वापस, जब तक कंप्यूटर ऑन है या कुछ और कट कॉपी नहीं किया गया, कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कट, कॉपी, इंसर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो, Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है कट के लिए, और Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है कॉपी के लिए, और Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F12, Ctrl+O ए और दोनों या Ctrl+5? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, Ctrl+O। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+B दबाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? जो कुछ भी कॉपी किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी कट किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए, ऊपर के दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखो, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए यूज होता है। अब कॉपी किया हुआ मैटर होगा तो भी वो पेस्ट हो जाएगा, कट किया हुआ मैटर होगा तो भी वो पेस्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऊपर के दोनों। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाने पर प्रिंट वाला पेज खुलकर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की MS वर्ड में? MS वर्ड में फॉन्ट मैक्सिमम किस साइज का हो सकता है? तो 1638 इसकी मैक्सिमम साइज हो सकती है। अगला प्रश्न, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की निम्न में से क्या है? F11, F12, F9 या F7? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 दबाना पड़ता है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला फंक्शन चालू हो जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट करने के पहले यदि डॉक्यूमेंट को आप देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है, वो प्रिंट होते वक्त कैसा आएगा, तो आप Ctrl+F2 दबा देंगे, प्रिंट प्रीव्यू का पेज खुल जाएगा और वहाँ मार्जिन वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। MS वर्ड में वाटर मार्क किस मेनू में होता है?
होम, इंसर्ट, व्यू या पेज लेआउट। तो वाटरमार्क लगाना हो तो पेज लेआउट में आपको जाकर वाटरमार्क को सिलेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एमएस वर्ड में फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, पॉइंट के लिए या लिस्ट के लिए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रेफरेंस के लिए। अगला प्रश्न है, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इंडेंट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस या इनमें से कोई नहीं? तो पैराग्राफ की लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो लाइन स्पेस ऑप्शन को यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? ऑफिस 2010, ऑफिस 2016, ऑफिस 365 या ऑफिस 2011? तो देखो, ऑफिस 2010, 2016 और ऑफिस 365 ये तीनों एमएस ऑफिस के वर्जन हैं। ऑफिस 2011 नाम से कोई वर्जन नहीं है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, सेल में या उपरोक्त सभी में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी सेल में भी बॉर्डर लगा सकते हैं, पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं और पूरे पेज पर भी लगाया जा सकता है। इसके बाद है, पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? राइट, लेफ्ट, टॉप या सेंटर? तो देखो, पेज मार्जिन 4 तरीके का होता है। राइट मार्जिन यानी दाहिनी ओर जो जगह छोड़ी जाए, लेफ्ट मार्जिन यानी बाईं ओर जो जगह छोड़ी जाए, टॉप मार्जिन यानी ऊपर की ओर जो जगह पेज पे छोड़ी जाए, और बॉटम मार्जिन जो नीचे की ओर जगह छोड़ी जाए। सेंटर मार्जिन नहीं होता है कुछ, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट को पेज के बीचों बीच में रखने के लिए सेंटर अलाइनमेंट टेक्स्ट का हो सकता है, लेकिन पेज मार्जिन सेंटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? इंच, सेंटीमीटर, मीटर या पॉइंट? तो देखो, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को पॉइंट्स में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? 4, 2, 5 या 3? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि टेक्स्ट की शुरुआत या टेक्स्ट किस दिशा में एक सीध में रहेंगे। तो 4 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं। टेक्स्ट को आप लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो बाईं ओर हर लाइन एक ही सीध में शुरू होगी। राइट अलाइनमेंट यूज करेंगे तो दाहिनी ओर सारे टेक्स्ट एक ही लाइन में आएंगे। यदि सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो टेक्स्ट पेज के बीचों बीच में रख दिया जाएगा। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट दोनों ओर सारी लाइनें एक सीध में आ जाती हैं। तो इस तरीके से 4 तरीके के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .png, .jpg, .docx या .ppt? तो एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। png और jpg इमेज फाइल के फाइल एक्सटेंशन होते हैं। ppt जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? एमएस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, उसी के नाम पे एमएस पड़ा है ये। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा का पूरा पैकेज है जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इसके अलावा भी बहुत सारे एमएस पब्लिशर, एमएस वन नोट, आउटलुक, ये सारी सॉफ्टवेयर एक साथ आते हैं एमएस ऑफिस के पैकेज में। अगला प्रश्न है, हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है? F3, F12, F11 या F1? तो हेल्प ऑप्शन किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको खोलना होगा तो आपको F1 क्लिक करना पड़ेगा, फंक्शन 1 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहते हैं? टास्क बार, मीनू बार, टाइटल बार या नन? तो एमएस वर्ड में सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट में लाइन दिखती है, कॉलम उसे टाइटल बार कहा जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन एमएस एक्सेल से देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा
किसका उपयोग करके क्रमबद्ध किया जा सकता है? फिल्टर फंक्शन, एरे फंक्शन, लुकअप फंक्शन या ऑपरेटर फंक्शन? तो देखो एमएस वर्ड में फिल्टर फंक्शन को यूज करके डेटा को क्रमबद्ध किया जा सकता है, अल्फ़ाबेटिकली या नंबर के हिसाब से क्रमवार लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल की यह सुविधा डेटा की एक श्रृंखला को शीघ्रता से पूरा करती है। ऑटो फिल्टर, स्वतः पूर्ण, ऑटो फिल या ऑटो योग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑटो फिल। ठीक है ना। ऑटो फिल में क्या होता है कि आप मान लीजिए 1 2 ऐसे करके नंबर लिखे, इसके बाद सेलेक्ट करके यदि कर्सर को नीचे खींच देते हैं तो 3 4 5 6 जितने अंकों तक 1000 2000 5000 तक आप इसे खींचते चले जाएंगे, वो नंबर क्रम से भरते चले जाएंगे। इसी को कहा जाता है ऑटो फिल। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन एमएस एक्सेल? प्रॉपर, एवरेज, काउंट या क्लियर? तो देखो क्लियर नाम से कोई भी फंक्शन एमएस एक्सेल में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन एमएस एक्सेल पेज बॉर्डर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब? इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू या नन ऑफ द एबव? तो देखो इन तीनों में ही बॉर्डर का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद है, इन एमएस एक्सेल कंट्रोल एस कैन बी यूज टू सेव द फाइल, सेव एज, स्विच बिटवीन द ओपन टैब? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस की का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इन एमएस एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक इज नोन एज? टैब एन, FN एन, अल्ट एन या कंट्रोल एन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंट्रोल एन दबाने पे नई वर्कशीट आप या नई वर्कबुक बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन एमएस एक्सेल वर्कबुक कैन बी क्लोज यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट? कंट्रोल सी, कंट्रोल W, एस्केप या कंट्रोल E? तो एमएस एक्सेल में यदि आप वर्कबुक को बंद करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल W। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विच कैन बी यूज एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में यदि स्पेलिंग चेक करनी है तो कौन सा की आपके काम आने वाला है? तो इसके लिए काम आने वाला है F7। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन द एमएस एक्सेल? विंडो H, F1, F10 या F2? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। F1 की हेल्प मेनू में जाने के लिए की होता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल स्टैंड फॉर? माइक्रोमैक्स एक्सेल, मैनेजमेंट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद देखिए, एमएस एक्सेल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्कबुक सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? तो देखो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एमएस एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल इंक? गूगल एमएस एक्सेल के समानार्थी कौन से प्रोग्राम को प्रस्तुत किया हुआ है? कौन सा प्रोग्राम एमएस एक्सेल का अल्टरनेटिव हो सकता है जो गूगल द्वारा बनाया गया है? गूगल स्लाइड, गूगल शीट, गूगल फाइल्स या गूगल कीप? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। गूगल शीट जो है एमएस एक्सेल के ही बेस पे बनाया गया है, उसी तरीके का ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल इज नोन एज? ऑफिस फॉर द वेब, एक्सेल मोबाइल, वर्ड मोबाइल, एक्सेल फॉर द वेब? तो एक्सेल का जो ऑनलाइन वर्जन है उसे एक्सेल फॉर द वेब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज कॉलम लिमिट ऑफ 13,684, 16,384, 18,634 या 84,163? यानी ये पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल फाइल में कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम? तो ये संख्या होती है 16,384 कॉलम एक फाइल में बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन? 1985, 1991,
1995 या 1998? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1985। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सपोर्टेड एज PDF, TXT, PPT या CSV? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, PPT जो है पावर पॉइंट की फाइल होती है, और एक्सेल को सीधे पावर पॉइंट के रूप में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, सेव नहीं किया जा सकता है। हालांकि PDF में, TXT यानी टेस्ट में, और CSV यानी कामा सेपरेटेड वैल्यू में इसे सेव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन MS एक्सेल वर्कशीट इज नोन एज रो, सेल, कॉलम या टैब? यानी रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे MS एक्सेल वर्कबुक में क्या कहा जाता है? तो इसे सेल कहा जाता है। यहाँ पे समझिए, ये देखो, ये कई सारी रो हैं और ये कई सारे कॉलम हैं, ठीक है। ये सब आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो एक चौकोर बॉक्स बना है, या ये एक चौकोर बॉक्स बना है, कोई भी चौकोर बॉक्स जो बन रहा है वो सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रो आर लेबल्ड एज? रो को किस नाम से लेबल किया जाता है? 1 2 3, ABC, A1, B1, C1 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। MS एक्सेल में रो को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इस तरीके से लेबल किया जाता है। अगला प्रश्न है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट कॉलम आर लेबल्ड एज? 1 2 3, ABC, A1, B1, C1 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तो कॉलम को लेबल करने का तरीका है A, B और C। जैसे मान लो ये एक एक्सेल की सीट है, इसमें कई सारे रो बने हुए हैं, कई सारे कॉलम हैं। तो रो को नाम दिया जाएगा 1 2 3, कॉलम को नाम दिया जाएगा A, B, C। अब इसके आधार पे सेल का नामकरण होता है। ये A कॉलम पहला रो, ये सेल A1 कहा जाएगा, ये सेल A2 कहा जाएगा, ये सेल A3 कहा जाएगा। इसी तरीके से ये B1, B2, B3, इस तरीके से सेल्स का नामकरण होता है। रो जो है 1 2 3 से, कॉलम A, B, C से, और सेल्स A1, B1, C1 से, ठीक है। देखो आ ही गया, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सेल्स आर लेबल्ड एज? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, A1, B1, C1। अगला प्रश्न है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल फंक्शन मस्ट बी स्टार्ट विथ $, डबल कोलन या F? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना होता है तो फार्मूले की शुरुआत = से होती है, = के बाद फार्मूला लिखा जाता है। इसके बाद देखिए, विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट? हाइपरलिंक, काउंटिफ, मिन, एवरेज? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों फार्मूले यूज होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल हैं, लेकिन एवरेज का ये कोई फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट में अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम या ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। कोई भी प्रेजेंटेशन आप MS पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट एप्लीकेशन? .ppt, .jpg, .html, .docx? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, .ppt। प्रेजेंटेशन फाइल जो है .ppt एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। JPG होता है इमेज के लिए, HTML होता है किसी वेब पेज के लिए, और DOCS होता है MS वर्ड 2003 का जो वर्जन आया था उसमें डॉक्यूमेंट DOCS के रूप में सेव होते थे। आजकल ये .docx के रूप में सेव होते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते वक्त पेज को क्या नाम दिया जाता है? सीट,
स्लाइड, पेपर या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट में जो पेज होता है उसे स्लाइड नाम दिया जाता है, स्लाइड कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ अ स्लाइड। किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड को फिल करने के लिए आप कौन से इफेक्ट का यूज कर सकते हैं? पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों ही तरीके से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं। कोई पिक्चर डाल सकते हैं, कोई ग्रेडियंट डिज़ाइन डाल सकते हैं, कोई टेक्सचर डिज़ाइन डाल सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। अगला प्रश्न है, वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट फ्रॉम ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, किसी नए प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में बनाना हो तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी बनाया जा सकता है और एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी फाइल मेनू में जाके न्यू प्रेजेंटेशन क्लिक करके बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू इंसर्ट द चार्ट एज अ पार्ट ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा कमांड देंगे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इंसर्ट चार्ट। पहले इंसर्ट में जाएंगे, फिर चार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ साउंड फाइल्स? वेब फाइल, लॉग फाइल, DAT फाइल या नन ऑफ द एबव। यहाँ पूछ रहा है कि साउंड फाइल्स के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है, कौन सा प्रकार है इसमें से। तो WAV वेब फाइल जो है साउंड का प्रकार होता है। इसके अलावा साउंड के लिए .mp3 फॉर्मेट भी यूज किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और वेब भी काफ़ी पॉपुलर है, ख़ास तौर से जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन वगैरह का काम करना होता है, वेब फाइलों का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट इज यूज्ड टू रिपीट द रिसेंट फाइंड। अभी हाल में ही आपने कुछ खोजा है और उसे दोबारा प्राप्त करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? आप यूज करेंगे F4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन द स्लाइड। यदि किसी स्लाइड में कोई हाइपर लिंक आप डालना चाहते हैं तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा? Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+A या नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक डाला ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, Ctrl+K। यदि Ctrl+K आप दबाते हैं तो उसमें फिर टेक्स्ट को जब पेस्ट करेंगे तो अपने आप वो हाइपरलिंक में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज निम्न में से क्या है? इट कैन बी यूज टू प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेटिंग और प्लानिंग, यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ एट्रैक्टिव वे या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तीनों ही फायदे हैं। यदि कोई प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन देना हो, कोई प्लानिंग आपने की है उसके ऊपर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या अपने पास जो भी डेटा है आप उसे एट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, इन तीनों काम के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सी ऑल स्लाइड एट वंस। यदि सभी स्लाइड को एक साथ देखना हो तो आप क्या करेंगे? यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू, यूजिंग स्लाइड व्यू, यूजिंग नॉर्मल व्यू या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू में यदि आप जाते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड है एक साथ एक जगह पे आपको दिखाई देने लगेगी। द शॉर्टकट टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज Ctrl+A, Ctrl+P, Ctrl+Shift+P या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, Ctrl+P। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P MS वर्ड में भी काम आता है, एक्सेल में भी काम आता है और पावर पॉइंट में भी काम आता है। इसके अलावा MS सीरीज के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब में Ctrl+P से प्रिंट का ऑप्शन आता है। कुछ मेन टॉपिक्स हम देख लेते हैं। ट्रांजिशन किसे कहते हैं? ट्रांजिशन इफेक्ट अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंज इनटू द नेक्स्ट स्लाइड इन अ स्लाइड शो। जब कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो चलता है
तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते वक्त जो भी अपीयरेंस होती है, जो भी इफ़ेक्ट होता है, उसे हम ट्रांजिशन इफ़ेक्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए F5 कीज, यदि इसे प्रेस किया जाए तो आप कोई भी स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन कर ली जाती है और यदि उसे स्लाइड शो के रूप में दिखाना रहता है कि एक एक करके स्लाइड बदलती जाएं, चलती जाएं, तो F5 की प्रेस करना पड़ता है, तो स्लाइड शो चालू हो जाता है। अब देखो कंट्रोल एम की का प्रयोग किया जाता है जब कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी होती है अपने प्रेजेंटेशन में या प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में। इसके बाद देखो टाइटल स्लाइड क्या होता है? टाइटल स्लाइड इज डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ द पावर पॉइंट। टाइटल स्लाइड कंटेन द टाइटल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटर एंड द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जो स्लाइड खुल के आती है डिफ़ॉल्ट रूप से किसी पीपीटी फाइल में, वो टाइटल स्लाइड के रूप में आती है। हालांकि इसे चेंज करके अन्य तरीके की स्लाइड में भी बदला जा सकता है। इसके बाद देखो कंट्रोल होम कमांड को प्रयोग करके आप सीधे जो है पहले स्लाइड पे, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे पहुंच सकते हैं। कहीं स्लाइड चल रही है, बीच में कहीं है, कंट्रोल प्लस होम दबाइए, आप पहली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिए कंट्रोल एंड कमांड का प्रयोग किया जाता है डायरेक्टली जंप करने के लिए लास्ट स्लाइड पे। किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने GUI का उपयोग किया था? GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया था? विंडोज़, यूनिक्स, डॉस या इनमें से कोई नहीं? तो देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग सबसे पहले विंडोज़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉस का पूरा नाम क्या है? DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेशन सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है इनमें से डॉस की फाइल कौन सी नहीं है? IO.sis, MS-DOS.sis, command.com या AutoEXE.bat? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। AutoEXE.bat जो है ये डॉस की फाइल नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉस में command.com फाइल किस तरह काम करती है? कम्युनिकेशन फाइल, बैच फाइल, कमांड इंटरप्रेटर या इनमें से कोई नहीं? तो देखो क्योंकि ये command.com कमांड फाइल है, ये कमांड इंटरप्रेटर के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फैट का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट एड्रेस टेबल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फाइल एलोकेशन टेबल। फैट जो है ना, ये मेमोरी को अलॉट करने का एक तरीका है। मेमोरी को अलग अलग सेक्टर में ये बांटता है और अलग अलग फाइल को अलग अलग सेक्टर में स्टोर करने के लिए यह एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, तो फैट सिस्टम जो है ये फाइल एलोकेशन का एक सिस्टम है। फाइल एलोकेशन टेबल इसे कहा जाता है। आजकल जो आधुनिक मेमोरी आ रही हैं वो NTFS फॉर्मेट में मेमोरी बनी रहती है। फैट में क्या होता है कि 4 GB से ज़्यादा साइज का कोई फाइल स्टोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन NTFS में 4 GB से ज़्यादा साइज के भी फाइल को स्टोर किया जा सकता है। इसे कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फाइल सिस्टम। ठीक है, NTFS फॉर्मेट में आजकल कंप्यूटर में मेमोरी रखी जाती है, जबकि मोबाइल का जो मेमोरी होता है वो आमतौर पे फैट फॉर्मेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन GUI का तत्व नहीं है? यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कौन सा तत्व नहीं है? बटन, चेकबॉक्स, रेडियो बटन या प्रॉम्प्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये डॉस में पाया जाता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कमांड नहीं देता होता है। कमांड के बदले में कुछ बटन बने होते हैं, कुछ रेडियो बटन यानी जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को, इस तरीके के होते हैं।
चेकबॉक्स बना होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, नीचे ओके या कैंसिल का ऑप्शन आता है। ये सारी चीज़ें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, विंडोज़ 98, यूनिक्स या एमएस वर्ड 98? तो देखो, एमएस वर्ड 98 ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और बाकी तीनों जो हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि एमएस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, टाइम शेयरिंग में उपयोग किया जाता है प्रोसेस, टाइम स्लाइस, फाइल या इनमें से कोई नहीं? तो टाइम शेयरिंग में टाइम स्लाइस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IO.SIS फाइल का पूरा नाम क्या है? इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, IO.SYS में आई इनपुट के लिए है, ओ आउटपुट के लिए है और सिस का मतलब है सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? MK, MD, MR या RD? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डायरेक्टरी बनाने के लिए MD कमांड यानी मेक डायरेक्टरी, ये कमांड यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये डॉस का एक कमांड है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डॉस तो आजकल आमतौर पे यूज नहीं होता है, यूजर्स तो नहीं यूज करते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डॉस का यूज करते हैं, ठीक है। कि किसे कच्चे रूप में तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह माना जाता है? प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन या ये सभी? तो देखो, जो तथ्य जो है कच्चे रूप में होते हैं उसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, चाहे वो नंबर फॉर्म में हो या फिर आपके रिटर्न फॉर्म में हो, कोई भी तरीके से है तो वो डेटा कहा जाएगा। डेटा यूजफुल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे हमें प्रोसेस करना पड़ता है यूजफुल बनाने के लिए। तो जो रॉ रूप में है, रॉ डेटा जो होता है ना, वो डेटा कहा जाता है। अब देखो, अगला प्रश्न है, उपयोगी रूप में संसाधित डेटा को इसके रूप में जाना जाता है, यानी जिस डेटा को हमने प्रोसेस कर दिया वो डेटा क्या कहा जाएगा? प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन या ये सभी? तो देखो, जिस डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, सूचना बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रॉ फॉर्म में डेटा होता है और जब उसे प्रोसेस करके किसी पर्टिकुलर यूज के लिए यूजफुल बना दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। अगला प्रश्न है, किसे इनपुट के रूप में भी जाना जाता है? प्रोग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन या ये सभी? तो देखो, इनपुट का मतलब ये है ना कि किसी चीज़ को तैयार करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करें वो इनपुट कहा जाता है। तो डेटा इनपुट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि डेटा को हम कंप्यूटर में लेते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, और जब प्रोसेस करके जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है वो इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेटा को इनपुट कहा जाता है और इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है वो आउटपुट होता है। अगला प्रश्न देखिए, किसे आउटपुट के रूप में भी जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के बारे में सत्य नहीं है? मतलब कौन सी बात गलत है डेटा से संबंधित? कच्चे रूप में यह तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है, ये बात सही है। सीधे रूप में उपयोगी नहीं है, ये भी बात सही है। डेटा को जब तक प्रोसेस न किया जाए वो उपयोगी नहीं होता है, उसे किसी यूज में लाने लायक बनाना पड़ता है। डेटा को इनपुट के रूप में भी कहा जाता है, ये भी बात सही है, क्योंकि तीनों बातें सही हैं, यानी कोई भी बात गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, सूचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सूचना अंतिम परिणाम होता है, इसके प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, इसे आउटपुट भी कहा जाता है, या ये सभी?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि डेटा को प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सी बात सत्य नहीं है। सूचना को फाइनल आउटपुट भी कहा जाता है, अंतिम परिणाम भी कहा जाता है, आउटपुट भी कहा जाता है। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रूप में उपयोगी है? डेटा, सूचना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सूचना को जो है सीधे रूप में उपयोग किया जा सकता है, डेटा को प्रोसेस किए बिना यूज करना सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसका एक भाग और आने वाला है जो आपको जल्द ही मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।